नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी विद शशि में। तो मैंने सोचा है कि मैं हिंदी साहित्य के यूनिट 7 की जो कहानियाँ हैं, उस कहानियों को एक-एक करके मैं अपने यूट्यूब चैनल पे लाऊँगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको फ़ायदा मिले। तो आपसे आग्रह है कि आप भरोसा बनाए रखें और पढ़ाई शुरू कर दें। इस पे आपको सारे कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, जो कि मेरे खुद के द्वारा बनाए गए हैं, और उनका क्रम क्या रहने वाला है वो क्रम आप नीचे देख सकते हैं। इसमें पहली कहानी रहेगी चंद्रदेव से मेरी बातें, उसके बाद से दूसरी कहानी रहेगी दुलाई वाली, तीसरी रहेगी एक टोकरी भर मिट्टी, चौथा रहेगा कानों में कंगना, पांचवा रहेगा राजा निर्बंसिया, छठवा रहेगा पिता, और सातवीं कहानी जो है परिंदे रहेगा। आठवीं की बात कर लें तो अमृतसर आ गया, और नौवीं की बात कर ले तो चीफ की दावत, सिक्का बदल गया, इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर, ये व्यंग्य है, मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम, लाल पानी की बेगम, उसके बाद से कोसी का घटवार, उसके बाद से आकाशदीप, गैंग्रीन, उसने कहा था, ईदगाह, दुनिया का सबसे अनमोल रतन, और अपना अपना भाग्य। ठीक है। और सबसे लास्ट कहानी क्या रहेगी, 21वीं जो है वो राही कहानी रहेगा। तो आज हम सबसे पहली कहानी शुरू करेंगे, और पहली कहानी क्या था, चंद्रदेव से मेरी बातें। तो एक चीज देखिएगा, मैं आपको बता दूं कि ये जो भी चैप्टर्स है ना, उसके जो मेन की पॉइंट्स हैं, उसको मैंने 3-4 स्रोत से लिया है, और उसके बाद से खुद उससे जो मेरे नज़र में जो टॉपिक्स बन रहे हैं, जो अच्छी अच्छी बातें बन रही हैं, फैक्ट्स बन रहे हैं ना, जो एग्जाम में पूछे गए हैं, उसको भी मैंने यहाँ पे रखा है। और ये जो ओवरऑल नोट्स बनेगा, वो नोट्स आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि मैंने खुद नेट क्रैक किया है, तो मुझे इन सब चीज़ों का आइडिया है। तो आप बस एक बार भरोसा बनाए रखें और तैयारी करें। तो चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 में लिखा गया था। ठीक है। इसके राइटर की बात करें, लेखिका की बात करें, तो वो राजेंद्र बाला घोष हैं। ठीक है। अब इनके बारे में थोड़ा सा जान जाते हैं। तो राजेंद्र बाला घोष जो है ना, इनका उपनाम जो है ना बंग महिला, यानी इनको बंग महिला के नाम से जाना जाता है। और इनका जन्म जो हुआ था 1884 में बनारसी में हुआ था। बंग महिला उपनाम इनको कौन किसने दिया था, तो रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। इनकी प्रथम कहानी जो है ना दुलाई वाली माना जाता है, जो कि 1907 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है। और ये सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। इनके कहानी संग्रह का नाम कुसुम है, और इनकी प्रमुख रचनाएं एक बार देख लीजिए। क्या पता जब भी एग्जाम हो तो जो भी लेखिका लोग होते हैं ना, उनकी दूसरी रचनाओं के बारे में पूछ लिया जाता है। और एक चीज और भी है कि जो बंग महिला है, वो हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका हैं या कहानीकार हैं। तो इनसे सवाल बनना लाजमी है। इस क्रम में ये थोड़ा सा देख लेना अच्छा रहेगा। तो इनकी एक और रचना है चंद्रदेव से मेरी बातें, जिसका प्रकाशन जो है 1904 में हुआ था। कुंभ में छोटे बहू 1906 में, दुलाई वाली 1907 में, भाई बहन 1908 में, दलिया 1909 में। तो ये जो दुलाई वाली है ना, ये कई बार यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछा गया है। तो आप इसी से आइडिया लगा सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट लेखिका हैं। अब हम बात कर लेते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड कि इस चैप्टर में आखिर ओवरऑल है क्या। ठीक है। तो एक चीज की पॉइंट्स के रूप में आप देख लेंगे, ये अपने नोट्स में आप सम्मिलित कर लेंगे, आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। इसका प्रकाशन वर्ष जो है ना 1904 में हुआ था, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको। तत्कालिक गुलाम भारत की दुर्व्यवस्था पर इसमें व्यंग किया गया है। ठीक है। और जो उस समय लॉर्ड कर्जन जो थे, भारत के वायसराय थे, उन पे व्यंग किया गया है। तो ये रहा चंद्रदेव से मेरी बातों का ओवरऑल एक रिव्यू। अब हम बात कर लेते हैं, ठीक है, कि इस कथा में सॉरी कहानी में क्या है। तो आप देखिए यहाँ से इसको पढ़ेंगे। ठीक है। अगला इसमें क्या, भगवान चंद्रदेव, आपकी कमलवत कोमल चरणों में इस दासी का अनेक बार प्रणाम। आज मैं आपसे 2-4 बातें करने की इच्छा रखती हूँ। क्या मेरे प्रश्नों का उत्तर आप प्रदान करोगे? कीजिए, बड़ी कृपा होगी। देखो, सुनी अनसुनी सी मत करना, मत कर जाना, अपने बड़प्पन की ओर ध्यान देना। अच्छा, कहती हूँ सुनो। मैं सुनती हूँ कि आप इस आकाश मंडल में चिरकाल से वास करते हैं। क्या यह बात सत्य है? यदि सत्य है तो मैं अनुमान करती हूँ कि इस सृष्टि के साथ ही साथ अवश्य आपकी भी सृष्टि हुई होगी। तब तो आप ढेर दिन के पुराने बुढ़े कहे जा सकते हैं। आप इतने पुराने हैं तो सही, पर काम सदा से एक ही और एक ही स्थान में करते आते हैं। यह क्यों? क्या आपका डिपार्टमेंट यानी महकमे, ठीक है, ट्रांसफर, बदली होने का नियम नहीं है क्या? क्या आपकी गवर्नमेंट
पेंशन भी नहीं देती, बड़ी खेद की बात है। यदि आप हमारे न्यायशील गवर्नमेंट के किसी विभाग में सर्विस नौकरी करते होते तो अब तक आपकी बहुत कुछ पदोन्नति हो गई होती और ऐसी पोस्ट पर रहकर भारत के कितने ही सुरम्य नगर, पर्वत, जंगल और झाड़ियों के भ्रमण करते। अंत में इस वृद्ध अवस्था में पेंशन प्राप्त कर काशी ऐसे पुनीत और शांति धर धाम में बैठकर हरि नाम स्मरण करते अपना परलोक बनाते। यह बड़ी भारी भूल हुई भगवान चंद्रदेव, क्षमा कीजिए, आप तो अमर हैं, आपको मृत्यु कहाँ, तब तो परलोक बनाना कैसा। ओहो, देवता भी अपनी जाति के कैसे पक्षपाती होते हैं। देखो न, चंद्रदेव को अमृत देकर उन्हें अमर कर दिया, तब यदि मनुष्य होकर के हमारे अंग्रेज अपने जाति वालों का पक्षपात करे तो आश्चर्य ही क्या है। यहाँ आप देख सकते हैं अंग्रेजी सरकार की कैसी क्या है। अच्छा, यदि आपको अंग्रेज जाति की सेवा ही स्वीकार हो तो एक एप्लीकेशन निवेदन हमारे आधुनिक भारत के प्रभु लॉर्ड कर्जन के पास भेज देवें, ठीक है। आशा है कि वे आदर पूर्वक अवश्य आह्वान करेंगे, क्योंकि आप अधम भारतवासियों के भांति कृष्णांग तो नहीं हैं जो आपकी अच्छी नौकरी देने में उनकी गौरांग जाति कुपित हो उठेगी। और फिर आप तो सुयोग्य, कार्यदक्ष, परिश्रमी, बहुदर्शी, कार्यकुशल और सरल स्वभाव महात्मा हैं। मैं विश्वास करती हूँ कि जब लॉर्ड कर्जन हमारे भारत के स्थायी भाग्य विधाता बनकर आवेंगे तब आपको किसी कमीशन का मेंबर नहीं तो किसी मिशन में भर्ती करके वे अवश्य ही भेज देंगे, क्योंकि उनको कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय हैं। आपके चंद्रलोक में जो रीति और नीति सृष्टि के आदिकाल में प्रचलित थे वे सब अब भी हैं, और यहाँ तो इतना परिवर्तन हो गया है कि भूत और वर्तमान में आकाश पाताल का सा अंतर हो गया है। मैं अनुमान करती हूँ कि आपके नेत्रों की ज्योति भी कुछ अवश्य ही मंद पड़ गई होंगी, क्योंकि आधुनिक भारत संतान लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लगी है। इस कारण आप हमारे दीनहीन क्षीण प्रभ भारत को उतनी दूर से भली भांति न देख सकते होंगे। अतएव आपसे सादर कहती हूँ कि एक बार कृपा करके भारत को देख तो जाइए। यद्यपि इस बात को जानती हूँ कि आपको इतना अवकाश कहाँ है, पर 8वें दिन नहीं तो महीने में कम से कम अर्थात अमावस्या को ही तो आपका हॉलीडे छुट्टी अवश्य ही रहती है। यदि आप उस दिन चाहें तो बरामद भ्रमण पर जा सकते हैं। इस भ्रमण में आपको कितने ही नूतन दृश्य देखने को मिलेंगे, जिससे सहसा देखकर आपकी बुद्धि जरूर चकरा जाएगी। यदि आपसे सारे हिंदुस्तान का भ्रमण शीघ्रता के कारण न हो सके तो केवल राजधानी कलकत्ता को देख लेना। इसमें एक सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि इस कहानी में किस शहर का जिक्र है राजधानी के रूप में, तो कलकत्ता, क्योंकि यूजीसी नेट ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं, तो इसको यहाँ पे देख लीजिएगा। वहाँ के कल कारखानों को देखकर आपको ये अवश्य ही कहना पड़ेगा कि यहाँ के कारीगर तो विश्वकर्मा के लकड़ दादा निकले। यही क्यों आपकी प्रिय सहयोगिनी दामिनी जो मेघों पर आरोहण करके आनंद से अटखेलियां किया करती हैं, वह बेचारी भी यहाँ के मनुष्य के हाथों का खिलौना हो रही है। भगवान निशानाथ, ठीक है, ये आपको देखते जाना है कैसे कैसे नाम आए हैं। तो भगवान निशानाथ जिस समय अपनी निर्मल चंद्रिका को बटोर मेघमाला अथवा पर्वतों की ओट से सिंधु के गोद में जा सकते हैं, उस समय यही निरदवासिनी विश्वमोहिनी सौदामिनी अपनी उज्जवल मूर्ति से आलोक प्रदान कर रात को दिन बना देती है। आपके देवलोक में जितने देवता हैं उनके वाहन भी उतने हैं, किसी का गज है, किसी का हंस है, किसी का बैल है, किसी का चूहा है इत्यादि। पर यहाँ तो सारा बोझ आपकी चपला और अग्निदेव के माथे मढ़ा गया है। क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या शूद्र, क्या चंडाल, सभी के रथों का वाहन वही हो रही है। हमारे श्वेतांग महाप्रभु गण को जहां पर कुछ कठिनाई का सामना आ पड़ा, झट उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बिजली को लापटका, बस कठिन से कठिन कार्य सहज संपादन कर लेते हैं, और हमारे यहाँ के उच्च शिक्षा प्राप्त युवक काठ के पुतलों की भांति मुंह ताकते रह जाते हैं। जिस व्योम वासिनी विद्युत देवी को स्पर्श तक करने से किसी व्यक्ति का साहस नहीं हो सकता, वही आज पराये घर के आश्रितों नारियों की भांति ऐसे दबाव में पड़ी है कि वह चू तक नहीं कर सकती। क्या करें, बेचारा के भाग्य विधाता ने दासी वृत्ति ही लिखा था। हरित दो भाव त्रैलोक्य पावनी सुर सरी के भी खोटे दिन आ गए हैं।
वो भी अब स्थान स्थान में बंदग्रस्त हो रही हैं। उसके वक्ष स्थल पर जहां तहां मोटे बृहद कार खंभ गाड़ दिए गए हैं। कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसके आगे नीरी फीकी सी जान पड़ती है। ईडन गार्डन का नाम आया है, ठीक है। परिजात, अगला क्या है, वीणा पाणी सरस्वती भी कहने लग जाए निसंदिन, ठीक है। तो ये देखते हैं इसमें टकसाल की बात आई है, ठीक है। और देव सेनापति कार्तिकेय बाबू की भी बात आई है। कमला देवी कुबेर का भी बात आया है, ठीक है। फिर आगे आते हैं हम, आगे के बाद से आप देख सकते हैं इसमें चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की वैज्ञानिकता की भी बात कही गई है, ठीक है। ये की पॉइंट है, एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। क्योंकि यूजीसी नेट अब अपना अपना वो पैटर्न चेंज कर रहा है एग्जाम पूछने का, तो आपको एक बार इत्मीनान से कहानी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। शायद आप पर ये बात अभी तक विदित नहीं हुआ कि आप और आपके स्वामी सूर्य भगवान पर जब भी हमारे भूमंडल की छाया पड़ती है तब आप लोग पर ग्रहण लगता है। और आपका तो अब तक वही पुराना विश्वास बना हुआ है कि जब कुटिल ग्रह राहु आपको निगल जाता है तभी ग्रहण होता है। पर ऐसा थोथा विश्वास करना आप पर लोगों की भारी भूल है। अतः हे देव, मैं विनय करती हूँ कि आप अपने हृदय से इस भ्रम को जड़ से उखाड़ कर फेंक दें। अब भारत में न तो आपके और न आपके स्वामी भुवन भास्कर सूर्य महाशय ही के वंशजों का साम्राज्य है, और न अब भारत की वह सस्य श्यामला संपूर्ण प्रसूता मूर्ति ही है। अब तो आप लोगों के अज्ञात एक अन्य द्वीप वासी, ये आप इंपोर्टेंट लाइन नहीं है, आपका समय व्यर्थ न जाए इसलिए इसको आगे चलेंगे, ठीक है। इसमें प्लेग बीमारी का जिक्र किया गया है, ये भी एक चीज देख लीजिएगा। धनवंतरी का भी जिक्र किया गया है, ठीक है। फिर आगे आते हैं, उसके बाद से यहाँ देखेंगे इंडियन पेनल कोड जो है ना, आईपीसी की धारा जो लगती है ना, उसका भी यहाँ जिक्र है, ठीक है। तो ये सब की पॉइंट्स हैं, इसको देखते रहिएगा, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से यहाँ आप देखेंगे एक चीज़ और यहाँ नाम लिया गया, उनके राइटर्स, बिल्डिंग के राइटर्स का काम में बहुत ही सुविधा और सहायता पहुँचेगी। वे लोग 2 दिन के काम 2 घंटे में कर डालेंगे। अच्छा, मैं अब आपसे विदा लेती हूँ। मैंने तो इतनी बातें कही, पर खेद है आपने उनके अनुकूल या प्रतिकूल एक भी बात का उत्तर न दिया, परंतु आपके इस मौनावलंब को मैं स्वीकार का सूचक समझती हूँ। अच्छा, तो मेरी प्रार्थना को कबूल करके एक दफा यहाँ आइएगा जरूर, एक बंग महिला, ठीक है। अब हम फिर बात कर लेते हैं इसमें कुछ मेन इसकी दृष्टि क्या है। तो मेन दृष्टि की यदि हम बात कर लेते हैं तो आप यहाँ से देखेंगे कि इसमें कैसे सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। तो सवाल यहाँ आप देखिएगा, तो सबसे पहले सवाल देख लीजिए कि आखिर इनसे रिलेटेड कैसे सवाल पूछा गया है। तो ये जो है 2009 में एग्जाम में सवाल पूछा गया था, ये मैंने इसलिए रखा है ताकि आपको इन चीज़ों का आइडिया होता रहे कि सवाल कितने इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इस क्रम में देखिएगा, पहला जो है ना, ये 2009 में नेट के एग्जाम में पूछा गया था, जो दिसंबर वाला एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि प्रकाशन काल की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम लिखिए। तो इसमें क्या है, दुलाई वाली, तो दुलाई वाली की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसका प्रकाशन हुआ था 1907 में, और इसकी लेखिका कौन है, यही बंग महिला है, इन्हीं का ये रचना है, ठीक है। इसी के चलते मैंने इसको आपके इस चैप्टर में शामिल किया है। अगर हम आंधी की बात कर लेते हैं तो आंधी की रचना जो हुई थी 1931 में हुई थी, और इनके लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद हैं, जयशंकर प्रसाद हैं। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं पाजेब, तो पाजेब के लेखक की बात कर लेते हैं तो ये 1942 में लिखा गया था, और इसके कौन है, जैनेन्द्र कुमार हैं, जैनेन्द्र कुमार हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यारों के यार, तो यारों के यार 1968 में इसका समय है, रचना काल, और इसके लेखक जो है ना कृष्णा सोबती हैं, ठीक है। तो अगर हम इसके प्रकाशन काल के हिसाब से इनका क्रम लगाएं तो क्रम क्या होता है, सबसे पहला तो दुलाई वाली ही आएगा, चूंकि 1907 में इसका प्रकाशन हुआ था, और अभी आपने पढ़ा कि हिंदी की प्रथम कहानीकार मानी जाती हैं, तो स्वाभाविक है कि पहला यही होगा, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं दूसरा क्वेश्चन का, और ये जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन आप यहाँ से देख सकते हैं, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये नेट नवंबर 2020 यानी कि दिसंबर 2020 वाले में पूछा गया था। 55 नंबर क्वेश्चन जो है देख लीजिए, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही क्रम है, ठीक है। तो इसमें आपको क्रम बताना है, ठीक है। तो अब देखिएगा, इसमें भी दुलाई वाली दिया है, ठीक है। तो दुलाई वाली कब आया था, 1907 में आया था, जो कि बंग महिला का है, मैंने आपको बताया, ठीक है।
अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे 11 वर्ष का समय। तो 11 वर्ष का समय जो है ना, ये 1903 में प्रकाशित हुआ था और इसके राइटर अपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एक टोकरी भर मिट्टी। तो एक टोकरी भर मिट्टी जो है ना 1901 में आया था और एक टोकरी भर मिट्टी जो है ना वो यूजीसी नेट के सिलेबस में भी है, आगे आपको पढ़ने को भी मिलेगा, ठीक है। और इसके राइटर की बात कर लेते हैं तो वो है माधव राव सप्रे हैं, ठीक है, माधव राव सप्रे। इसको आगे चल के पढ़ना भी है, ये कहानी अपने सिलेबस में है। उसके बाद अगला है प्ले की चुड़ैल। तो प्ले की चुड़ैल जो है ना 1902 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। और इसके लेखक की बात कर लेते हैं तो भगवंत दास करके हैं, ठीक है, भगवान दास, सॉरी, भगवान दास। ये भी हिंदी के प्रथम लेखकों में से एक माने जाते हैं। चूंकि हिंदी के प्रथम लेखक कौन है, इस पे अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं, वो भी पढ़ेंगे हम, ठीक है, क्रम के हिसाब से सब पढ़ेंगे। पहले तो कार्यक्रम क्या है कि सारे यूजीसी नेट की जो कहानी है ना उनको खत्म करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आगे इस चैप्टर से जुड़ी अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, चंद्रदेव से मेरी बातें जो हैं, बंग महिला यानी राजेंद्र बाला घोष की रचना है। इसकी पृष्ठभूमि देख लीजिए, सरस्वती पत्रिका में 1904 में निबंध के रूप में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। क्या है, पत्रात्मक शैली के रूप में लिखी गई कहानी है, तो पत्र के रूप में ही लिखी गई थी कहानी, ठीक है। उसके बाद से एक भवदेव पांडे नाम के व्यक्ति हैं, ठीक है, आलोचक हैं, जिन्होंने हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी से मानते हैं, ठीक है। कहानी के भीतर आए विषय आप देख लीजिएगा, वाहन कलकत्ता की बात हुई है, एकता का सूत्र हुआ है, ठीक है, ज्ञान विज्ञान की बात हुई, चिकित्सा की बात हुई, बिजली, कानून व्यवस्था वगैरह, ठीक है। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि उपनिवेशवाद का के शिकार भारत में तत्कालीन आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक समस्याओं का वर्णन करते हुए वायसराय लॉर्ड कर्जन को और उनकी व्यवस्था पर करारा व्यंग किया गया है, वो तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। बाकी इसमें इम्पोर्टेंट कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। और पात्र इसके कौन है, एक तो लेखिका है, एक चंद्रदेव है, क्योंकि लेखिका जो है ना चंद्रदेव से अपनी बातें कह रही हैं। अब इसकी प्रमुख पंक्तियां, क्योंकि प्रमुख पंक्तियां पूछता है नेट के एग्जाम में, तो आप प्रमुख पंक्तियां यहाँ से देख लेंगे, ठीक है। भगवान चंद्रदेव, क्षमा कीजिए, आप तो अमर हैं, आपको मृत्यु कहाँ, तब परलोक बनाना कैसा, ओहो, देवता भी अपनी जाति के कैसे पक्षपाती होते हैं। देखो ना, चंद्रदेव को अमृत देकर उन्होंने अमर सा कर दिया, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। इधर आते हैं थोड़ा ऊपर से, इधर भी आप इंपॉर्टेंट पंक्तियां जो हैं वो आप देख लीजिएगा। मैं विश्वास करती हूँ कि जब लाइट कर्जन एक बार जब इत्मीनान से आप कहानी पढ़ लेंगे ना, और जिस दिन एग्जाम में आ जाएगा ना, तो वो ऐसे पता चल जाता है कि हाँ, ये इस कहानी में ऐसा कंटेंट है और ये बातें उसी कहानी की हैं। कंफ्यूजन सबसे अधिक होता है कि जब एक टाइप की दो दो कहानियां मिल जाती हैं, तो उसमें थोड़ा सा डाउट होने लगता है कि ये इस कहानी का है या दूसरी कहानी का है। लेकिन ये जो कहानी है, इसमें डाउट होने के, चूंकि पूरे नेट के सिलेबस में ऐसी कोई कहानी नहीं है जो इससे थोड़ा बहुत मैच करता हो, तो आप निश्चिंत रहिए, आप सवालों को कर लेंगे। लेकिन इसके लिए आपको इत्मीनान से पढ़ाई करना होगा। और हाँ, बहुत सारे कैंडिडेट सोचते हैं कि मैं शॉर्टकट कर लूंगा, क्योंकि मैं भी जब शुरू शुरू में एंट्री किया तो मुझे भी यही लगा कि मैं शॉर्टकट करके निकाल लूंगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। प्रॉपर 2-2.5 साल टाइम देना पड़ा, पूरा लाइन से पढ़ना पड़ा, पूरा नोट्स बनाने पड़े, तब जाके हुआ। तो जिनके भी दिमाग में चलता होगा कि नहीं मैं शॉर्टकट करके क्लियर कर लूंगा, तो ऐसा नहीं होगा, आपको इसमें अच्छे से लगना पड़ेगा। और उसके लिए लाइन बाय लाइन एक एक चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ने होंगे, उसके नोट्स बनाने होंगे, उसको याद करना होगा। दूसरी चीज कि भले आप यदि नेट क्वालिफाई कर लेते हैं, तो नेट क्वालिफाई करने से भी कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि जब तक आप अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक नहीं करेंगे, तब तक नेट से तो आप एलिजिबल होंगे ना, नौकरी थोड़ी ना मिलेगी। नौकरी के लिए तो आपको एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा और उसके लिए इंटरव्यू वगैरह देना पड़ेगा। और आप उसमें तब फाइट कीजिएगा जब आप रियल में पढ़िएगा और आपके पास रियल नॉलेज होगा। उसके लिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो एक ही ऑप्शन है कि आपको पढ़ना है, अब आप जैसे पढ़ें। धन्यवाद, मिलेंगे दूसरे कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।